हेलो दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल दक्षिणा क्लासेस पे। और इस वीडियो में हम सबसे पहले पावर ऑफ एकोमोडेशन को पढ़ेंगे और उसके बाद रिफ्रैक्शन जो होता है एटमॉस्फेयर में उसे समझेंगे। तो आप मेरे साथ साथ हेडिंग दे दीजिए, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले इसका डिफिनीशन लिख देते हैं या पहले समझते हैं क्या होता है। जैसे यदि ह्यूमन आई में कौन सा लेंस लगा है, तो यह है कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे है, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस किससे अटैच रहता है? तो यहाँ पर है सिलियरी मसल्स। यहाँ पे कौन है? सिलियरी मसल्स। तो जैसे यदि यह सिलियरी मसल्स रिलैक्स रहेगा, तो सिलियरी मसल्स रिलैक्स रहने का मतलब यह है कि इसका लेंस का जो थिकनेस है वह थिकनेस क्या रहता है? कम रहता है, यह थीन रहेगा। तो जब यह थीन रहेगा तो फोकल लेंथ क्या होती है? बढ़ जाती है। बात को फिर से समझते हैं। जैसे सिलियरी मसल्स यदि मेरा रिलैक्स है तो लेंस क्या है? थीन है। यदि लेंस थीन है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ी हुई रहेगी। तो जब फोकल लेंथ बढ़ेगा तो हम दूर रखी वस्तु को, दूर रखी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इसी के उल्टा यदि मान लीजिए कि सिलियरी मसल्स कैसा है, तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे है और इधर लगा हुआ है। यदि सिलियरी मसल्स कैसा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से इसका जो थिकनेस है लेंस का, यह थिकनेस क्या होती है? बढ़ जाती है। यानी यह कैसा हो जाता है? तो यह थिक हो जाता है। थिक होने की वजह से इसका जो फोकल लेंथ है, यह फोकल लेंथ घट जाएगी। फोकल लेंथ घटता है तो नियर ऑब्जेक्ट को हम आसानी से देख पाते हैं। नियर ऑब्जेक्ट को हम आसानी से देख पाते हैं। तो क्या यह फोकल लेंथ हम लोग मैनुअली एडजस्ट करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार? तो नहीं। यह क्या होता है? ह्यूमन आई खुद से अपना फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। और यही एबिलिटी जिससे कि फोकल लेंथ ह्यूमन आई एडजस्ट कर पाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन का डिफिनीशन क्या हो गया? एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू एडजस्ट ऑन फोकल लेंथ। अपने फोकल लेंथ को ऑब्जेक्ट के अनुसार एडजस्ट करने का जो एबिलिटी है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी हेडिंग दे दीजिए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे कि यदि एयर सनलाइट को प्राप्त करके गर्म होता है तो वह ऊपर की ओर उठने लगता है। तो हॉट एयर राइजेज अप। हॉट एयर राइजेज अप। अच्छा, मान लीजिए कि दो आपके पास लिक्विड है जिसका डेंसिटी
मान लीजिए एक पेट्रोल है और उसके नीचे क्या है, वाटर है, और पेट्रोल का डेंसिटी एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, कम है। तो जब पेट्रोल क्या रहता है, पानी के ऊपर रहता है। उसी प्रकार से इसी चीज़ को हम लोग यहाँ भी रिलेट करते हैं। जैसे कि हॉट एयर राइजेज अप, किस वजह से, तो जैसे जैसे हवा गर्म होती है तो इसका डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब डेंसिटी कम हो जाता है तो यह ऊपर हो जाता है, और कूलर एयर कहाँ पे रहते हैं, यानी कोल्ड एयर कहाँ पे रहेंगे, डाउन, नीचे की तरफ रहेंगे। तो यह यहाँ पर देख रहे हैं, मान लीजिए कि यह हॉट एयर है और उसके नीचे इधर मान लेते हैं कोल्ड एयर है, कुछ इस प्रकार से ऐसे है, और इसका डेंसिटी ρ1 है और इसका डेंसिटी ρ2 है। तो जब डेंसिटी में डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यह दोनों अलग अलग मीडियम के रूप में काम करता है रे ऑफ लाइट के लिए, स्टार लाइट के लिए, और यह दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। बात को यहाँ पे समझते हैं फिर से। जैसे कि हॉट एयर ऊपर की ओर उठा तो ऊपर की ओर डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर की ओर उठा, तो यहाँ पर क्या हो गया, यह यहाँ पर मीडियम हो गया M1 जिसका डेंसिटी ρ1 है और इसका डेंसिटी ρ2 है। तो डेंसिटी जब चेंज हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसके कंपेयर में क्या हो जाता है, इसका ज़्यादा हो गया। तो एक यहाँ से जैसे कि हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, बढ़ता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज, यह इंक्रीजिंग का साइन है, यानी ऊपर से नीचे की ओर आए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा। तो अब यहाँ पर समझते हैं, मान लीजिए कि स्टार लाइट है और स्टार लाइट जैसे ही एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा तो एटमॉस्फेयर में इंटर करने की वजह से होता क्या है कि यहाँ पर सडनली और कंटिन्यूसली क्या होते रहता है कि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी डेंसिटी चेंज होते रहता है। तो जब डेंसिटी चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन होते रहेगा। तो रिफ्रैक्शन होने की वजह से क्या होते हैं कि यह स्टार लाइट यानी जो स्टार है वह अपने एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर एभव उठा हुआ दिखता है। मान लीजिए यह इसका एक्चुअल पोजीशन है और यहाँ पर इसका अपरेंट पोजीशन है। यह इसके कंपेयर में स्लाइटली क्या है, ऊपर की ओर उठा हुआ है। और जैसे यह ऊपर की ओर उठा हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि ऊपर का जो कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन जो है, यह कंटिन्यूसली क्या होते रहते हैं, वैरी कर रहे हैं, कंटिन्यूसली वैरी कर रहे हैं। तो जब कंटिन्यूसली वैरिंग कर रही है तो हम लोग क्या समझ रहे हैं, अब फिजिकल कंडीशन वैरी कर रहा है, मतलब यह जो अपरेंट जो पोजीशन है स्टार का वह भी वैरी करेगा, और यह डिपेंड्स करेगा कि कितना अमाउंट का रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है, कितना मीडियम चेंज कर रहा है, डेंसिटी कितना चेंज कर रहा है। तो यह जब चेंज करने की वजह से हमको क्या दिखता है, तो स्टार दिखेगा ट्विंकलिंग करते हुए। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस वजह से होता है, तो यह होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन का एक और एप्लीकेशन है कि सूर्योदय 2 मिनट पहले दिखाई देता है और सूर्यास्त यानी सनसेट 2 मिनट बाद तक हमको दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे क्या है, सन है। ये मान लेते हैं सन ये है और ये अर्थ है। तो यहाँ पर होरिजन है ऐसे, तो सूर्योदय के समय हमको क्या होती है कि रिफ्रैक्शन की वजह से यह यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कोई पर्सन है तो यह एक्चुअली में 2 मिनट पहले हम मुझे दिखेगा क्या, तो सनराइज, और 2 मिनट बाद मुझे दिखेगा क्या, सनसेट। किस वजह से, तो रिफ्रैक्शन की वजह से। हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को पढ़े हैं, इसके बाद डिस्पर्सन को पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग दे देते हैं और मेरे साथ आप भी दीजिए, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन ऑफ लाइट।
डिस्पर्सन ऑफ लाइट को समझने के लिए यह आप मान लीजिए यह एक प्रिज्म है और प्रिज्म से यह सनलाइट क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। तो फॉल करने की वजह से इधर क्या है, एयर है, और इधर क्या है, ग्लास है, और इधर क्या है, यह फिर से आ गया एयर, यह मान लेते हैं एयर है। तो सनलाइट यहाँ पे आया, इसका मीडियम M1 है और इसका मीडियम क्या है, यह M2 मीडियम है। जैसे कि मीडियम चेंज हुआ तो मीडियम चेंज होने की वजह से जब रे ऑफ लाइट, क्योंकि यह सनलाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जब यह मीडियम चेंज होता है तो मीडियम चेंज होने की वजह से क्या होती है कि यह यानी जो सनलाइट है, यह सनलाइट 7 अलग कलर में क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है, यानी स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर, 7 डिफरेंट कलर। और वह कलर कौन कौन है, तो यह इसको याद करने का ट्रिक है VV ग्योर, GYOR। V से हो गया वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अच्छा, इसको लिख देते हैं, ये हो गया वायलेट, I से हो गया इंडिगो, B से हो गया ब्लू, G से हो गया ग्रीन, Y से हो गया येलो, O से हो गया ऑरेंज, और R से हो गया रेड। यह वेवलेंथ के अकॉर्डिंग में, किस अकॉर्डिंग अरेंज है, तो यह अरेंज है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, यानी सबसे कम वेवलेंथ किसका, इसको लिखते हैं VV ग्योर इस प्रकार से। सबसे कम वेवलेंथ इसका है, इससे ज़्यादा इसका है, इसको हम अलग पेन से दिखा रहे हैं। यह सबसे कम वेवलेंथ इसका, इससे ज़्यादा इसका, इससे ज़्यादा, ऐसे करके, यानी वायलेट का वेवलेंथ जो है लगभग 400 नैनोमीटर है और इसका वेवलेंथ लगभग 800 नैनोमीटर है। जैसे कि हम लोग जाने सनलाइट क्या है, यह 7 अलग अलग कलर से मिलकर बना हुआ है, और यहाँ पर मीडियम चेंज होने की वजह से चूँकि वेवलेंथ सबका अलग अलग है तो सबका स्पीड भी अलग अलग होगा, और जब स्पीड अलग अलग होगा तो यह तीनों यानी जितने भी कलर हैं वह सब कलर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाना चाहेंगे, और सेपरेट होते हैं। 1 2 3 4 5 6, एक और बना दें यहाँ पे 7 अलग अलग कलर में यह स्प्लिट हो गया। तो यह जो फेनोमेना आपके सामने घटना घट रहा है, यह टोटल होल प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन को डिफाइन करना रहे तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो प्रोसेस ऑफ इट इज़ ए प्रोसेस इन विच सनलाइट स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर। तो जब 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट हुआ तो हम मान लीजिए कि यहाँ पर एक वाइट बैंड लेकर हम अलग अलग सारा के सारा कलर को एक बैंड के रूप में इस वाइट लाइट में उतार सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं ऐसे, और यह यहाँ पे रहेगा V और यहाँ पे रहेगा R। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन। यह प्रिज्म के ये वाला सरफेस पे होता है डिस्पर्सन, और ये वाला सरफेस पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन। फिर से ये वाला सरफेस पे क्या हुआ, डिस्पर्सन, और ये वाला सरफेस पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन। बात को हम लोग समझे डिस्पर्सन क्या होता है। डिस्पर्सन के बाद मुझे पढ़ना है स्कैटरिंग, तो हम इसे क्या करते हैं, मिटाते हैं। और मेरे साथ आप फिर से हेडिंग दीजिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे कि
स्कैटरिंग ऑफ लाइट में मान लीजिए कि यहाँ पर एक पार्टिकल्स है और इधर से सनलाइट आया, तो सनलाइट आने की वजह से यदि यह पार्टिकल्स का साइज इसके साइज से, साइज ऑफ सनलाइट के साइज से क्या रहेगा, स्मॉलर रहेगा, तो यह क्या करेगा, इस सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और बाद में यही पार्टिकल्स सनलाइट को ऑल डायरेक्शन में क्या करते हैं, री इमिट करते हैं। तो यह टोटल जो प्रोसेस हो रहा है, यह प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। स्कैटरिंग क्या है, यह प्रोसेस है, क्या चीज़ का प्रोसेस है, तो एब्जॉर्प्शन एंड रीइमिशन ऑफ सनलाइट इन ऑल डायरेक्शन, तो क्या यह जो सनलाइट है यह इक्वली रिमीट होते हैं, इक्वली स्कैटर्ड होते हैं सभी डायरेक्शन में, तो नहीं, यह डिपेंड्स करते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। जैसे एक फार्मूला है, कौन सा, तो रेले फार्मूला। यह फार्मूला के अनुसार यह क्या कहता है कि स्कैटरिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के पावर 4 का, ऐसे यानी वेवलेंथ आपका कम रहेगा तो स्कैटरिंग क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। वेवलेंथ कम स्कैटरिंग ज़्यादा, वेवलेंथ कम स्कैटरिंग ज़्यादा। तो जैसा कि हम लोग विविग्योर को पढ़ते हैं, तो विविग्योर में सबसे कम वेवलेंथ किसका है, 400 नैनोमीटर है, किसका, वायलेट का, और रेड का कितना है, 800 नैनोमीटर किसका है, तो रेड का। जब वेवलेंथ कम है यानी मोस्ट स्कैटर्ड कौन सा कलर होगा, तो सबसे ज़्यादा जो स्कैटरिंग होगा, मोस्ट स्कैटर्ड तो वायलेट, और लिस्ट कौन सा स्कैटर्ड होगा, तो वो होगा रेड। अच्छा, क्या यदि पार्टिकल का साइज यह सनलाइट के साइज से बड़ा है तो उसमें स्कैटरिंग नहीं होगा? नहीं, उसमें स्कैटरिंग होगा। उसमें जो स्कैटरिंग होगा वह इक्वली, ऑल कलर इक्वली स्कैटर्ड, जितने भी कलर हैं वह इक्वली स्कैटर्ड होते हैं। लेकिन जिसमें पार्टिकल का साइज ये सनलाइट के साइज से छोटा होता है, उसमें जो स्कैटरिंग होता है वह स्कैटरिंग होता है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, जो फार्मूला हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं। तो यहीं से कुछ क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, जिसको मुझे पढ़ना है। सबसे पहले यह पढ़ना है कि जितने भी डेंजरस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए हम रेड कलर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। जैसे कि डेंजरस सिग्नल के रूप में हम लोग अधिकतर रेड कलर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे कि हम लोग जाने कि विविग्योर के अनुसार रेड कलर में जो स्कैटरिंग होता है वह सबसे लिस्ट होता है, सबसे कम स्कैटरिंग होगा। तो जब सबसे कम स्कैटरिंग होगा यानी इसमें डेविएशन क्या होगा, बहुत कम होगा। जब स्कैटरिंग कम हो रहा है यानी एज कंपेयर टू ऑल कलर यह सबसे ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा। स्कैटर्ड कम हो रहा है यानी क्या हो रहा है, यह अपने पाथ को सबसे ज़्यादा ट्रैवल कर पा रहा है, इसीलिए, और ट्रैवल कर पा रहा है यानी दूर से ही मुझे क्या दिख जाएगा, वहाँ पे रेड कलर दिख जाएगा जितने भी और कलर हैं उसके कंपेयर में। इसीलिए कोई भी सिग्नल के लिए, डेंजरस सिग्नल के लिए हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं कौन सा कलर, तो रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट मेरा है मोस्ट ऑफ द टाइम वाई स्काई अपीयर ब्लू।
स्काई नीला क्यों दिखाई देता है? तो यह मान लीजिए, इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अर्थ है, तो जब यह अर्थ है और यहाँ पे यह सन है, इसको रेड कलर से बनाते हैं। यह क्या है? सन है, और यहाँ पे नून का सन है, और यहाँ पे लेकर यहाँ से हम बात कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के कंडीशन में। जैसे कि यहाँ से सनलाइट आया, सनलाइट आने के बाद यहाँ पे क्या है? अर्थ का एटमॉस्फेयर है। सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या किया? इंटर किया। इंटर करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो जब बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो यह सारा डस्ट पार्टिकल्स जिसका कि साइज सनलाइट के साइज से छोटा रहेगा, वह क्या करेगा? इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको क्या करेगा? री इमिट करेगा। री इमिट जब करेगा तो सबसे ज़्यादा कौन सा कलर को री इमिट करेगा? तो VIB सबसे ज़्यादा इसी को, उसी में सबसे ज़्यादा किसका? तो वायलेट को। तो जब वायलेट कलर को सबसे ज़्यादा रिमिट किया, यानी स्कैटर्ड सबसे ज़्यादा कौन सा कलर होगा? तो स्कैटर्ड जो होता है वह होता है वायलेट। तो जब स्कैटर्ड सबसे ज़्यादा वायलेट कलर हुआ, तो यह स्कैटर्ड होकर पूरा के पूरा एटमॉस्फेयर में क्या हो गया? फैल गया। इसीलिए जब हम लोग आसमान को देखते हैं तो वह क्या दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है। बात करते हैं सनराइज और सनसेट के समय आसमान लाल क्यों दिखता है? इसमें भी वही फेनोमेना हो रहा है, स्कैटरिंग की वजह से ही। लेकिन समझते हैं, जैसे यहाँ से रे ऑफ लाइट आना शुरू किया, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। यहाँ से रे ऑफ लाइट आना जब शुरू किया, तो जब जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर किया, तो ये पहले वाला के तुलना में इसको क्या करना है? बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल करना है। तो जब ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल करना है, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन ट्रैवल करेगा? तो जो सबसे कम स्कैटर्ड होगा। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस रेड कलर ट्रैवल कर रहा था, इसीलिए हम लोग डेंजरस सिग्नल में इस्तेमाल करते थे रेड का। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? और यानी रेड कलर में क्या हो रहा है? सबसे कम स्कैटरिंग हो रहा है। सेम चीज़ यहाँ भी हो रहा है। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन ट्रैवल करेगा? तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा रेड, क्योंकि जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, यह सब जो तीनों कलर है, यह सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होके अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रह जाएगा। हमारे आँखों तक, मान लीजिए कि यहाँ पे आप खड़ा हैं, तो आपके आँखों तक कौन सा कलर दिखेगा जो आपके पास पहुँचेगा? तो पहुँचेगा कौन? सबसे पहले तो पहुँचेगा रेड। बाकी तीनों यह जो कलर है, यह तो स्कैटर्ड होके अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रह जाएगा, और सब जो ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, यह सब भी आपके पास पहुंचने का कोशिश करेगा। लेकिन सबसे पहले कौन पहुंचेगा? तो सबसे पहले पहुंचता है रेड। इसीलिए आपको सनराइज और सनसेट के समय क्या होता है? आसमान लाल दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं आफ्टरनून का। आफ्टरनून के समय चूँकि डिस्टेंस क्या है? बहुत कम ट्रैवल करना है। तो जब बहुत कम ट्रैवल करना है, तो इसमें जितने भी कलर हैं वह इक्वली स्कैटर्ड होते हैं। तो जब इक्वली स्कैटर्ड होते हैं तो हमको कैसा दिखेगा? तो दिखता है वाइट। अब एक क्वेश्चन है कि एस्ट्रोनॉट्स को आसमान कैसा दिखाई देगा? तो एस्ट्रोनॉट्स को आसमान दिखाई देता है ब्लैक। क्यों ब्लैक दिखेगा? कि दिखेगा इसलिए, मान लीजिए यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है, ये उल्टा हो गया, यह सन है और यह अर्थ है। तो और अर्थ, यहाँ पे अर्थ का एटमॉस्फेयर है और एस्ट्रोनॉट कहाँ है? यहाँ पे मान लीजिए। तो जब चूँकि अब यहाँ यह लाइन और इसके बीच में क्या है? वैक्यूम है। तो जब वैक्यूम है तो इसमें स्कैटरिंग होगा ही नहीं। तो जब स्कैटरिंग होगा नहीं तो यहाँ एस्ट्रोनॉट्स के पास रे ऑफ लाइट पहुँचेगा ही नहीं। तो जब पहुँचेगा नहीं तो यह देख ही नहीं पाएगा कौन सा कलर है। इसीलिए
जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको आसमान कैसा दिखाई देता है, तो यह दिखाई देता है ब्लैक। और यही यदि एस्ट्रोनॉट्स यहाँ से अर्थ को देखना चाहें तो कैसा दिखाई देगा, तो ब्लू दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यह जो है स्कैटर्ड सबसे ज़्यादा कौन हुआ है, तो स्कैटर्ड सबसे ज़्यादा होता है वायलेट। तो वायलेट है तो यह पूरा आसमान में फैला हुआ है, तो हमको कौन सा कलर दिखाई देगा, तो यह दिखाई देगा ब्लू। इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।